नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर वेबसाइट स्ट्रक्चर और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है ना, जो एसईओ के रिलेवेंट कम होकर एसईओ में जो मेन पॉइंट आज के टाइम पे चल रहा है कि यूजर आपके लिए कितना जल्दी अट्रैक्टिव हो सके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि वेबसाइट्स के अंदर जो अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो लिंक्स रहती हैं वो किस टाइप्स की रहती हैं। तो उनके टाइप थे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और डेड लिंक्स। यानी कि जो वेबसाइट्स के अंदर ही अंदर घूम रही है, एक ही डोमेन के अंदर दूसरे वेब पेज पे अगर हम जा रहे हैं किसी लिंक पर क्लिक करके, तो वो हुई इंटरनल लिंक्स। फिर उसके बाद में अगर हमारा डोमेन है abc.com और उससे अगर हम कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डोमेन पे हम अगर जा रहे हैं तो वो हमारा हो गया एक्सटर्नल लिंक्स। और डेड लिंक्स का मतलब है अगर कहीं ना कहीं आपने कोई भी वेब पेज पहले बनाया था, उसका आपने स्लग चेंज कर दिया लेकिन आपने उसके अंदर रीडायरेक्ट नहीं किया, या फिर आपकी कोई सर्वर एरर वगैरह, मतलब कुछ हद तक वो एक डेड लिंक है। लेकिन पर्टिकुलर तरीके से अगर देखने जाए तो शुरू में वो एक एरर नहीं थी, लेकिन अभी के रूप में वो हो चुकी है, क्योंकि आपने एक वेब पेज, मान लीजिए अबाउट अस को कहीं पे आपने मेंशन किया था, कहीं पे भी आपने लिंक ऐड की थी किसी वेब पेज के अंदर, और उसके बाद में आपने अबाउट अस का स्लग चेंज कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे अबाउट अस का ऑटोमेटिक स्लग ले रहा है तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपने कस्टम लिंक रखी होगी वहाँ पे आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप अबाउट अस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आप अबाउट अस पेज पे नहीं पहुँच रहे, तो मतलब आपने स्लग चेंज किया लेकिन यहाँ पे अपडेट करना रह गया था। तो वो सारी चीज़ हमने देखी थी लिंक्स के अंदर। उसके बाद में हमने देखा था कि एंकर टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के ब्रांड के, कीवर्ड रिलेवेंट, एलएसआई कीवर्ड्स किस तरीके से, एग्जैक्ट फेस किस तरीके से, मतलब कई तरीके के मैंने आपको यहाँ पे एंकर टेक्स्ट भी बताए थे। अब उसके बाद में बात करें हमारे यहाँ पे, तो पहला टॉपिक है वेबसाइट स्ट्रक्चर, दूसरा है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। ये दोनों मिले जुले ही है, ठीक है। पहला अगर हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छे से किया और उसके बाद में अगर उसमें हमने कुछ लोडिंग स्पीड के रिलेवेंट कुछ अगर हमने कंटेंट अपडेट किए तो वो चीज़ हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यूजर को कन्विंस करने के लिए ये सबसे मेन पॉइंट है। यूजर जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट सबसे स्पीडली ओपन होनी चाहिए। ओपन होने के बाद में एक स्ट्रक्चर फॉलो है, उस फॉलो के हिसाब से ही अगर आपकी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है तो यूजर कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पर कहीं देर तक रुक भी जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी भी मूवी को देखते हो, मूवी को देखते देखते आपको लगा कि नहीं यार मूवी तो मजा नहीं आ रहा, मतलब उसका एक जो स्ट्रक्चर था शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी, उसमें कहीं ना कोई पार्ट या तो शुरू में बोरिंग लग रहा है या एंडिंग पार्ट बोरिंग हो गया, मतलब वहां पे ये हो गया कि उसका एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है। ज्यादातर आप लोग कहते हो कि फ्रेंडली नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो फ्रेंडली मेनली ये है कि मुझे थोड़ा इतना फ्रेंडली नेचर है भी नहीं, और कैमरे के साथ आदमी होके कितना फ्रेंडली हो सकता है, तो इस वजह से नहीं होता हूँ। बाकी आप मेरी क्लास के स्टूडेंट के साथ अगर कभी भी अगर मिले या उनसे कभी मुलाकात हो ना, तो तब आप पूछना, मैं क्लास के अंदर फुली फ्रेंडली रहता हूँ। लेकिन अब ऑनलाइन क्या है, देखते हैं कि भाई कुछ गलत ना बोल दे, कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे कि कोई चीज़ पकड़ में आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसी कैची लाइन हो जाती है जिसको हर पर्सन नेगेटिविटी लेकर उसे ज़्यादा ही जल्दी कैचअप कर लेता है, ठीक है। अभी मेन तो मेरा ये रहता है मोटो कि एसईओ के अंदर जितना हो सके टॉपिक क्लियर कर लें, ताकि जितना हो सके, क्योंकि मेरे पास इतना डेटा हो चुका है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार एसईओ छोड़ के मुझे नया जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो मैं वीडियो पहले बना लूँ, ये वीडियो पहले बनाऊँ। क्योंकि मुझे क्या है कि मेरा जो इंफॉर्मेशन देने का जो है मेरा एक तरीके से पैशन कह दीजिए या प्रोफेशनल तरीके से मुझे मतलब पढ़ाने की इच्छा रहती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यार जितना हो सके हम वीडियोस बना लें, ऑडियोस फॉर्मेट में हम रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि जब भी अगर कभी ना कभी अगर कोई चीज़ में मिस हो जाऊँ तो मैं मेरे वीडियो देख के भी मैं खुद को मोटिवेट कर सकूँ या खुद को कुछ अलग ला सकूँ। और मुझे ये भी तो पता चलेगा कि 5 साल बाद में कि 3 साल बाद में, या मान लीजिए अगले दिन भी, कि हाँ कल तक मुझे ये पता था और आज मैंने इतना इसके अंदर अपडेट कर दिया है, तो फिर मैं आपके सामने और नया वीडियो ला सकता हूँ कि हाँ देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था ये चीज़ होती है, लेकिन अब देखो इसमें ये कुछ और नया है, मतलब मैंने भी नया सीखा है। ऐसा नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूँ बस वही आखिरी है, लाइन है, नहीं स्टेज, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको नया वगैरह मिलता ही रहेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आपके साथ फ्रेंडली बनने की। बाकी ठीक है, अभी तो
ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं, ज़्यादा लोग मतलब एक ठीक है कि जो लोग देखते हैं वो एकदम पूरा वीडियो देखते हैं और वो अपने रिव्यू शेयर करते हैं। मेरा यही रहता है कि आप वीडियोस देखो तो रिव्यू शेयर करो एटलीस्ट मेरे साथ, ताकि मुझे क्या है इंटरेस्ट आए कि यार अगली बार में ये कुछ नया पॉइंट लेके साथ में चलना। ठीक है, ऐसे भी रिव्यूज आए हैं जिसमें ऐसा पर्सन ने भी बोला है कि आप अच्छा पढ़ाते हो, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है कि मतलब चाहे व्यूज आए ना आए, लोग देखे ना देखे या सुने ना सुने पॉडकास्ट पे, लेकिन जो एक आधा सुन लेता है ना उसका रिव्यू मायने रख देता है कि मतलब एक पर्सन ने अपने 40 मिनट की क्लास पूरी सुनी, बस बात खत्म। तो बस वही लोग चाहिए जिनको पढ़ना है और जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में बताऊंगा ना, वो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में सिखाई जाएगी। और सूरत में अगर आप रहते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ सूरत में तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि सूरत में आप लाइफ टाइम मेरे द्वारा मतलब गणेश गुलेरिया जहाँ पे भी रहेगा, अभी तो हाल पॉइंट करंट लोकेशन सूरत है, तो सूरत में आराम से पढ़ाई रहे, मतलब जहाँ पे भी मैं रहूँगा मेरा टारगेट ये रहेगा जहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाए, ताकि एक मतलब जो पढ़ाने का जो मैंने नेचर देखा है ना बाकी इंस्टीट्यूट में, वो ये रहता है कि इंस्टीट्यूट के नियम रहते हैं, टीचर एक बंदिश में रहता है, एक प्रोटोकॉल में रहता है कि आपको इतना ही पढ़ाना, आपको इतना ही बताना। मतलब एक जिस तरीके से अब नाम होने लग गए हैं कि पहले क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर आने लगे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर आने लगे डिजिटल मार्केटिंग लाइव प्रैक्टिकल सेशन वगैरह वगैरह। मतलब इतने वर्ड बीच में डालते जा रहे हैं, तो उससे आपको लगता है वाह यार ये कुछ नया है, ये कुछ नया है। और मैं बोलूँ ना, नया कुछ नहीं है। ये चीज है ना जो एसईओ वर्ड मोस्टली यही सिखाई जाएगी। क्यों? अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं मेन क्या रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग के टाइप में चलते हैं, एसईओ सब पढ़ाएंगे, फिर आते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ना कि मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? फेसबुक पेज बनाओ, ट्विटर अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह वगैरह बनाना बताएंगे, सिर्फ बनाना बताएंगे। उसमें कैसा कहेंगे, आप रोजाना पोस्ट डालो, ये हो गया सोशल मीडिया। अब बात आती है मार्केटिंग की, जो डिजिटल मार्केटिंग की पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक सीखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पेड मार्केटिंग सीखना, क्योंकि पेड में सबसे पहला वर्ड आता है पेड, यानी कि पैसा चाहिए आपको। वो मार्केटिंग सीखने के लिए आप पैसा उस इंस्टीट्यूट को देख रहे हो, लेकिन आपको वहां पे भी देना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म को आप सीखना चाहते हो। मान लीजिए आपको सीखना है फेसबुक पेड मार्केटिंग, तो आपको इंस्टीट्यूट को तो पैसा दे दिया है, वो जो भी 20, 30, 50 हज़ार रुपए, लेकिन फेसबुक को आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा एवरी डे, एवरी टाइम के हिसाब से, एड के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, मतलब बजट रहता है वहाँ पे। तो वो चीज़ है, वो चीज़ कोई नहीं सिखाता है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि अगर जब दिवाली के बाद अच्छा बैच वापस शुरू करेंगे और ज़्यादा लोग अगर सूरत में आ गए, मेरे पास अगर 20 का बैच रह गया ना, तो मैं मेरे पॉकेट से अगर मैं चाहूँगा कि 100 रुपये ही भले 100 रुपये का भी ऐड चलाओ, पर ऐड चला के उन्हें दिखाओ। ठीक है, जो 20 स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं उनको ऐड चलाना है, वो दिखाओ। मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो फेसबुक में ऐड डालना है, फेसबुक खोला और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैसा डालना है, यहाँ पे ये चीज़ ऑडियंस वगैरह और ऐड चलते हैं, पर ये तो आपने ऐड बनाना सिखाया है, ऐड चलाना नहीं। तो वो चीज़ बहुत बड़ी रहती है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो कहता है देखिए सर ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये एसी है वगैरह, पर आपको चालू करनी भी तो आनी चाहिए ना, गाड़ी चालू करनी आनी चाहिए, एसी आपको कंट्रोल करनी आनी चाहिए, एक्सीलरेटर कितना दबाना चाहिए, क्लच कितना, मतलब ABC एक्सीलरेटर, क्लच, ब्रेक, जो भी चीज़ है तो वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। जिस तरीके से कि इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में, और मेनली मेरा तो क्या फोकस रहता है सच्ची कहूँ ना, तो बस इतना ही, जितना हो सके रियल एग्जाम्पल देने की ट्राई करो। और एग्जाम्पल मेरा सेट है, ठीक है, कि एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझा हूँ आज तक, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिसको मैं समझाऊँ उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है रियलिटी में पता चल जाता है ओके इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने देखी हुई होगी, वही एग्जाम्पल मैं दूंगा। अब फेसबुक में आपने मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो आपको एसईओ वगैरह के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दे भी तो रहा हूँ एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे लेके चलिए नया नया ताज़ा एग्जाम्पल, मतलब दिमाग में क्रिएट हो जाता है। अब आप बोलोगे वेबसाइट स्ट्रक्चर को अगर रियलिटी में लेना हो एग्जाम्पल, तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कोविड के बाद में क्या
जनरल स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर कितनी सारी ओपन हो चुकी है। लेकिन मैं कहूँ ना, जिसमें ओपन हुई है ना 60% आप जनरल स्टोर पे जाना, इतनी आलीशान दुकान बन रही है ना, गजब। मैंने सूरत में रहता हूँ, मतलब मोबाइल की दुकान होती थी, शोरूम होते थे पहले, मतलब वो बड़े से बड़ा चकाचौंध वाली दुकान होती थी कि मोबाइल की दुकान में मोबाइल मोबाइल पड़े हैं और मस्त कांच वगैरह लगे हुए। और जनरल स्टोर में क्या होता था, पी पे जो बॉक्स रहते हैं लोहे के, उनमें चावल वगैरह डाल के रखे पड़े हैं, सारे कुछ तोल के दे दिया वगैरह। लेकिन आज आप जाके देखो डिपार्टमेंट स्टोर में, आपको सूजी 100 ग्राम 1 सेकंड में आपको पैकेट मिलता है। मतलब वो तोल के नहीं दे रहे, 500 ग्राम 1 किलो मांगो, 5 किलो मांगो, सीधा रेडीमेड आइटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल स्टोर ने अब क्या सोच लिया है, क्लाइंट आया, अट्रैक्टिव करो हाथों हाथ। जैसे ही कस्टमर को ऐसा लगे दुकान में एंटर हो, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कहा कि सूजी 500 ग्राम दो और वो ऐसे कर रहा है 1-2 ग्राम 1-2 ग्राम ऊपर नीचे, वो मुट्ठी से निकाल रहा है, कोई कोई उस कीमे से निकाल रहा है, मतलब अलग अलग। तो जो कस्टमर रहता है उसे ऐसा इरिटेट लगता है। तो वैसा ही वेबसाइट के अंदर है। अब इसको लेते चलते हैं वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट ओपन की, पहले कुछ ओपन हो रहा है, भले ही बाद में वेबसाइट कैसी भी ओपन हो, मतलब बाद में तो आखिर जाके 500 ग्राम सूजी मिलेगी आपको डिपार्टमेंट में। पर पहले क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट में कुछ फॉन्ट अलग तरीके के आ रहे हैं किसी तरीके से, तो वो क्या चीज है, इसमें कई 10 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं। लेकिन वो ऑटोमेटिकली लोड को आपको मैन्युअली सेट करना रहता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। तो जनरल स्टोर क्या करते हैं, ओके डायरेक्टली आप बनाइए 250 ग्राम 500 और 1 किलो का पैकेट बनाइए सूजी का और रख दीजिए 10-10। कस्टमर आया, 500 ग्राम के 8 सूजी के पैकेट चले गए, तो अब उसे क्या पता चला, 100 ग्राम के 250 ग्राम के 1 किलो के कम बिक रहे, 500 ग्राम के 20 बना दो। तो उसने क्या किया कि एक इंगेजमेंट उसे मिलता गया और वो अपडेट करता गया। तो ऐसे ही आपको इसके अंदर वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर आप जो भी सर्च इंजन यूज करोगे उसका एक एनालिटिक्स टूल आएगा, वो आपको बताएगा कि आपके वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज सबसे ज्यादा डिस्प्ले हो रहा है यूजर को, बस उसी को आपको और ज्यादा अच्छा बनाना है। और आपके क्लाइंट जो भी आपका कस्टमर विजिटर रहता है वो आपकी वेबसाइट उस वेब पेज में रुकेगा और देखता रहेगा। ठीक है। अब बात करें वेबसाइट स्ट्रक्चर की, तो आपको एक पॉइंट वापस बता देता हूँ। अगर आप रोजाना मेरे वीडियो देख रहे हो तो ये आपका बोरिंग पॉइंट हो गया, कौन सा, bit.ly/D, तो ये एक मतलब आप क्रोम ब्राउजर में, मोजिला में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर, मतलब कोई भी ब्राउजर में आप इसे इस फॉर्मेट में लिखिए कि स्मॉल में bit.ly देन स्लैश, फिर कैपिटल में DMB लिखिए सिर्फ, देन वापस स्मॉल में y और gk। अब रोजाना यही फॉर्मेट बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बता दूं, DM/gk। ठीक है, ये मैंने मेरा कीवर्ड रखा। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट लिंक बना दी, गूगल डॉक्यूमेंट ही है, कोई PDF वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अपडेट उसके अंदर करूंगा आपको हाथों हाथ लिख जाएगा। तो बीटी के अंदर DM/gk का एक नाम करके सिलेबस मैंने क्रिएट किया, उसमें आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना एडवांस में आप देख सकते हो। अगर आप पहले से ही आपको डिजिटल मार्केटिंग बारे पता है तो आप मेरी वीडियोस देखने से पहले आप बस इस लिंक को ओपन करो, आपको सारी चीज मिल जाएगी कि ओके इसके अंदर मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज। और उसके अलावा जितना भी मुझे नया नॉलेज मिलता है ना, सबसे पहले मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और इसके अंदर ही अपडेट करता हूँ। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा तो वो SEO के बारे में जो मैंने पढ़ाया था वो आएगा। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पहला पॉइंट SEO और उसके अंदर ऑन पेज SEO, तो वो आएगा 3 नंबर में। तो इस तरीके से मैंने क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, उनको आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं, सब अटैच्ड रहेंगे। आगे के जैसे आपको लगेगा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग उनके बारे में बहुत कम लिखा है, तो बता दो वो धीरे धीरे बनाऊंगा ना। अभी मतलब एडवांस में इतना भी आपको आगे नहीं जाने दूं सकता हूँ, और ना ही मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आगे बढ़े, ना कि मेरे से आगे तो वैसे भी आप आगे बढ़ ही गए हो, और मैं चाहूँगा आप मेरे से आगे ही रहे, पर मैं उसको सिलेबस को धीरे धीरे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने मतलब
एक ऐसा एग्जांपल सेट किया है लाइफ के अंदर भी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है आज की दुनिया में उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, हर कोई पर्सन चाहता है मुझे जाना ही नहीं पड़े, कहीं जाना ही नहीं पड़े और घर पे आ जाए। और ये तो अच्छी बात है कि मतलब किसी को कहीं जाना भी ना पड़े। और कोविड कोरोना तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी लेके आया एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में। मतलब आदमी घर रहेगा उसको ही सारा काम दो और घर से बैठे ही वो काम करे और घर से बैठे ही कमाए, घर से बैठे ही खाए। मतलब उसको आना जाना कम पड़े, मतलब वो जाए तब कहाँ जाए, घूमने वेकेशन पे ही जा सके। तो क्या बाहर की पब्लिक भी कहे हाँ ये गलत बात है कि टूरिस्ट हो गया रेस्टोरेंट उन सब में नुकसान है। पर वो चीज़ देखिए, अगर जैसे कुछ सेलिब्रेशन का मौका रहता है तो रेस्टोरेंट में आप पार्टी इंजॉय करते हो वगैरह, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कल्चर में रहते हो, किस तरीके से आपकी विशेष है वगैरह। मतलब नॉर्मली ये हो चुका है कि आजकल हर कोई चाहता है कि मतलब अब जैसे चीनी हो गई शक्कर एक तरीके से, तो वो आप नहीं चाहोगे शुगर खरीदने कौन जाए उस दुकान पे। आपने सीधा ओपन किया जियो मार्ट और 1 किलो शुगर सेलेक्ट करके बस स्टैंड हो गया, आपके घर पे आ गई, भाई साहब तक आ जाएगी या अगले दिन आ जाएगी। मतलब आपको जाना नहीं पड़ा, कहाँ पे, उस जनरल स्टोर पे। जनरल स्टोर वाले भी करने लगे, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करो, कैटलॉग में से आपने रिक्वेस्ट डाली, सर इतना हो गया, हाथों हाथ व्हाट्सएप से पे करो, गूगल पे फोन पे किया और आपको प्रोडक्ट मिल गया घर पे। मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्यों भटकना, आप ऑनलाइन सब कुछ देखो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखो, मंगवा लो। ठीक है, इसके अलावा मैंने भी एक मस्त ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सेट किया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मतलब एक पॉइंट तक मैंने लिखा है, उसके बारे में बढ़िया सा आपको एसईओ और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पूरा होने के बाद में आपको मस्त बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा कुछ और नई टॉपिक लेकर थोड़ा सीरियस वाला वापस ले आते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बट आप कहोगे कि सुबह 10 शुरू के 10 मिनट में तो सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं, करें क्या। किसी को बातें पसंद है, किसी को फ्रेंडली पसंद है, किसी को सीरियस पसंद है, सबकी तो की मतलब विश पूरी नहीं कर सकते पर मतलब ट्राई करते हैं हर वीडियो में किसी की थोड़ी थोड़ी विश तो पूरी होनी चाहिए। जैसे हर पर्सन की रहती है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर नहीं तो इंडिया टूर कर ले, इंडिया टूर नहीं तो स्टेट टूर कर ले, स्टेट टूर नहीं तो सिटी टूर। मतलब वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो बनता है, जिस तरीके से आपकी टाइमिंग है, जिस तरीके से टाइम और मनी दो चीज रहती है उसके हिसाब से आप उसे कन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर पहला पॉइंट है वेब लेआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट रहती है उसका वेब लेआउट किस तरीके से रहना चाहिए। मतलब ये एक वेबसाइट है, कहाँ पे ओपन किया आपने, डेस्कटॉप में ओपन की, आपकी सारी की सारी वेबसाइट आपको दिख रही है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर आपने ओपन किया लैपटॉप, फिर आपने ओपन किया टैब में, फिर आपने ओपन किया मोबाइल में। तो इन सभी जगह पर आपकी वेबसाइट का लेआउट हमेशा अलग रहेगा। जो मोबाइल में वेबसाइट ओपन हुई है वो डेस्कटॉप में ओपन सेम नहीं होती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। मतलब कुछ चीजें यहाँ पे अलग दिखेगी, यहाँ पे मेन्यू आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका टैब किस साइज में है, तो वहाँ पे मेन्यू आपको कम चांस है दिखने के। इन दो में मेन्यू कम दिखेंगे, इसमें मेन्यू आपको दिख जाएंगे शुरू में। इसमें लोगो आपको बड़ा दिख सकता है, इसमें छोटा, इसमें फिर छोटा, इसमें और भी छोटा। तो इस तरीके से एक वेबसाइट का वेब लेआउट रहता है कि आपको वेब किस तरीके से पूरी की पूरी दिखानी रहती है। वही आपके वेबसाइट स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के थ्रू कि वेबसाइट स्ट्रक्चर में किस तरीके से लेआउट को सेटअप करते हैं। ठीक है, अब वेब लेआउट स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि एक पॉइंट है कि वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या पॉइंट रहते हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में बता दिया था कि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या क्या चीज, अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सी चीज क्या पहले, तो सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जो मैंने कहा ना 10 तरीके के एलिमेंट या 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं, तो उनमें क्या रहता है, कोई भी कैसी भी वेबसाइट हो सबसे पहले हमेशा बनती है HTML के अंदर, उसके अंदर CSS भी रहता है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी रहती है, उसके अंदर कई तरीके के एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है,
मैं मेजरली मैं ये 3 ही कहता हूँ। फिर जैसे एलिमेंट तो बहुत सारे हो गए, इमेज हो गई, ठीक है, एनिमेशन कोई है, ठीक है, सीएसएस में आ गया, लेकिन सीएसएस में भी और बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। फिर एनिमेशन के बाद वीडियो हो गया, ऐसे कई तरीके के पॉइंट आपको रहेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वेबसाइट किस तरीके की है। अब मान लो यूट्यूब है तो यूट्यूब में खाली वीडियो थंबनेल ही दिखते हैं शुरू में, ठीक है, पर एक वीडियो पे क्लिक करने के बाद में कितनी चीज आती हैं वो वगैरह सारी चीज। तो इस तरीके से HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेज एनिमेशन वीडियोस बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि यूजर जैसे ही ओपन करे तो उसे कौन सी चीज सबसे पहले दिखनी चाहिए। अगर आप एक घर में एंटर हो रहे हैं, घर में एंटर होते ही अगर किचन दिखे तो नहीं मजा आएगा। तो वैसा ही अगर वेबसाइट ओपन करो, वीडियो आए, कोई लोगो ही नहीं है, मेन्यू ही नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह नहीं, वीडियो ओपन हो गया, फिर कुछ थोड़ी देर बाद में वो वीडियो तो नीचे चला जाता है, वीडियो के ऊपर कोई इमेज आ जाती है, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है सही तरीके से। तो वो चीज रहती है आपकी वेब लेआउट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने सेकंड पॉइंट और लिखा है कि कोड्स यूज्ड इन वेबसाइट, ठीक है। कौन कौन से कोड यूज किए गए हैं वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट कई तरीके से बन सकती है, HTML में बन सकती है, फिर बात हो रही है PHP में बन जाती है, .NET में, मतलब कई तरीके के कोड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब PHP के अंदर भी आप ले लीजिए वापस तो आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा, बजेटो मिल जाएगा, ठीक है, शॉपिफाई हो गया। तो कौन सी लैंग्वेज का कौन सा कोड यूज किया गया है वो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको उसे ऑप्टिमाइज करना रहेगा। मान लीजिए नॉर्मल आपके सिर्फ वेबसाइट यूज हुई है HTML और PHP को बनाकर, ठीक है, आपकी वेबसाइट बनी है सिर्फ एक HTML और PHP कोडिंग के साथ, CSS का तो यूज आपके फॉन्ट वगैरह के लिए होगा, लेकिन अगर इन दो का यूज हुआ है तो आपको पूरा का पूरा चेंजेस डायनेमिक ही करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक का मतलब पूरा का पूरा कस्टम। मान लीजिए अगर कोई भी अगर कोड आपको पहले बाद में लोड करवाना है तो उसके भी टाइप रहते हैं, जैसे सिंक्रोनाइज, डिफर, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब जब वेबसाइट लोड हो तो साथ साथ में लोड हो जाए, वेबसाइट लोड हो तो वेबसाइट पूरी लोड होने के बाद में ओपन हो, जैसे वीडियो हो गया तो वीडियो आप चाहोगे कि पूरी वेबसाइट के अंदर HTML CSS इमेज आ जाए, एनिमेशन भी आ जाए, जावास्क्रिप्ट आ जाए, फिर वीडियो आए, तो आप उसके अंदर डिफर ऐड करोगे कि डिफर जावास्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर आप मेंशन करवाओगे कि इस वेबसाइट के अंदर ये जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में लोड होने चाहिए। इस तरीके के कई पार्ट है, वो भी मैं आपको टेक्निकल इश्यू में बताऊंगा। फिर मान लीजिए आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है, तो वर्डप्रेस में बनी है तो यहाँ पे आपको इश्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी करना हो बस एक ही ऑप्शन है, वो है प्लगइन 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 प्लगइन। शॉपिफाई में भी वैसा ही कुछ है, मजेंटो में भी वैसा ही कुछ है, मतलब आपको कस्टम ही करना है, मतलब एक तरीके से डायनामिक है, लेकिन प्लगइन डालोगे तो प्लगइन ने स्पेस घेर लिया। अब स्पेस घेर के अगर वो वापस स्पेस कम करता तो क्या फायदा। मान लीजिए प्लगइन है 1 MB का साइज का हो गया, अब आप वेबसाइट में कितना कम करवाओगे, 500 की भी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो उतना करोगे तो फिर बात तो वही रह गई कि 500 की भी, लेकिन यहाँ पे प्लगइन का यूज करना ही पड़ता है क्योंकि कुछ डेटा ऐसा रहता है जिसे डिस्प्ले करवाना रहता है, ठीक है। ये मेजरली आपका जो रहता है वो स्ट्रक्चर यही है कि आपने जो लैंग्वेज यूज की है वो कौन सी है। तो जब भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट ज्यादातर लोग बनाते हैं वो हमेशा बनाते हैं स्टैटिक PHP और HTML में, ठीक है। इसमें इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ अपना कस्टम ही कोड रहता है, तो मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी जावास्क्रिप्ट काम की है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस में बना रहे हो तो एक थीम के अंदर 1000 तरीके के डेमो रहते हैं, 10 तरीके के हेडर फाइल्स रहती है, तो अब 10 तरीके के हेडर की क्या जरूरत है। तो आपने स्टैटिक में तो एक हेडर बनाया है, बस वही डिजाइन आपको पसंद है, लेकिन इसमें WP एडमिन के अगर थंबनेल पैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको हेडर के 10 ऑप्शन मिल जाएंगे कि लोगो बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। तो वो चीज़ है कि मतलब अगर आप वर्डप्रेस का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका आधे से ज़्यादा स्पेस तो वर्डप्रेस में डेटा स्टोर करने के लिए ही लिया जाता है। कि जैसे थीम हो गई तो थीम के डेमो पार्ट रहते हैं अलग अलग तरीके के, और फिर जो भी डैशबोर्ड रहता है उसकी साइज भी तो काउंट होती है, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी रहती है कोडिंग कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोड कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है।
अब बात आ रही है अगर कोड यूज कर रहे हैं तो किस में, जैसे कि एक तो ये पार्ट हो गया मैंने आपको बताया था, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो जो स्टैटिक और डायनेमिक है उसमें कितना अंतर है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक में क्या अंतर है, तो यहाँ पे बता दूं, जैसे PHP को यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक लिखा और यहाँ डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब है विदाउट डैशबोर्ड। अगर विदाउट डैशबोर्ड अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, विदाउट डैशबोर्ड का मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर बैकएंड से आपको चेंज करने को मिले। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, लेकिन किसके मिलाकर PHP और HTML को, तो आप वहाँ पे डैशबोर्ड बनाओगे, डैशबोर्ड से ही प्रोडक्ट डालोगे, सारे वो डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे क्या है, PHP और HTML ने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट किया जो कि वर्डप्रेस मैजिक शॉपिफाई में भी होता है। ये कि यहाँ पे क्या रहता है, पूरा का पूरा कस्टम रहता है, मतलब जितना कोड चाहिए उतना ही रहता है, उससे एक्स्ट्रा में आपको एक भी लाइन नहीं मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब है डैशबोर्ड के साथ। डायनेमिक एक तरीके से मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है जितनी भी वो रहेगी आपकी डायनेमिक में, स्टैटिक में मतलब सर्विसेज की, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई भी वेब डेवलपमेंट कंपनी है और उसकी वेबसाइट आपने क्रिएट की है, तो उसमें क्या रहेगा, सर्विसेज का पेज है जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो वहां पे आपने जो भी कंटेंट लिखा क्या वो अपडेट करवाना है, क्या उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्या उसके बैकएंड की जरूरत है, नहीं, जस्ट एक PHP फाइल रहेगी उसके अंदर आपने सारा कुछ लिख दिया और वो डिस्प्ले हो गया। तो वो आपका स्टैटिक रहता है, मतलब चेंजेस करने कुछ नहीं है, खाली पेज क्रिएट किया हो गया। अब आपको दूसरा पेज क्रिएट करना तो जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट का था उसकी कॉपी की और जो जो जहाँ पे जो चेंजेस करने थे वो कर लिए और नाम चेंज करके वो पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। वो रहता है स्टैटिक। जैसे कि मेरी प्रीवियस कंपनी थी तो वहाँ पे हमने यही किया, पहले वेबसाइट वर्डप्रेस में थी, फिर हमने उसे HTML में बनवाया। तो HTML बनवाने का ये है कि आपके अंडर ही रहता है सारा कुछ, कि आपने जो चाहे वो बनाया, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जरूरत कितनी पड़ती है, जैसे सबसे पहले पड़ेगी डिजाइनर की, ठीक है, वेब डिजाइनर, फिर पड़ेगी वेब डेवलपर, ठीक है। फिर अगर आपका थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट हो गया या ऐसा कुछ कोड हो गया तो आपको एक और डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी अलग हो गया। फिर टेस्टर हो गया, फिर ऑप्टिमाइज करने वाला कोई भी एक पर्सन। तो इस तरीके से मतलब काफी ज्यादा चाहिए। लेकिन वर्डप्रेस में बनाने के लिए आपका एक वर्डप्रेस हो गया जो सारा कुछ ये तीनों काम कर देता है, और टेस्टर की जरूरत होती नहीं है, ऑप्टिमाइजर बस देख लेता है कि एलिमेंट सही है, बस हो गया काम। टेस्टर का यूज कर सकते हैं पर टेस्टर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वर्डप्रेस में एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो वो आपका रहता है स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर, ठीक है। डिफरेंट यही है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में है हेडर ऑप्टिमाइजेशन और फुटर ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत मस्त चीज है, ठीक है। अब हेडर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें ना तो मतलब वो है फर्स्ट इंप्रेशंस। शुरू में एक पर्सन आपको मिला रास्ते में, ठीक है, उसके सबसे पहले आप क्या देखते हो? नॉर्मली डिपेंड करता है वो तो अपना आपको हो गया कि आदमी कैसा है वगैरह नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग उसके हेड को ही देखते हैं। हेड को देखते हैं, हेड में कौन सा हो गया, हेयर हो गया, फिर उसकी आंखें हो गई मतलब आईज। तो इस तरीके से आप मतलब सारी चीज उसके हेड को ही सबसे पहले देख रहे हो, जो भी ऊपर का सर है उसे ही आप देख रहे हो। अगर जैसे उसके सर पे ये है ही नहीं तो आपके दिमाग में पहला वर्ड कौन सा आता है? देखिए वर्ड यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपने हेयर नहीं देख के आपके दिमाग में सीधा वर्ड आता है कि टकला, ठीक है। मतलब जो भी वर्ड हो सकता है, टकले के अलावा कोई और वर्ड हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर आपके दिमाग में वो वर्ड क्यों आया? क्योंकि आपको एक माइंडसेट बन चुका है कि विदाउट हेयर अगर कोई चीज अवेलेबल है तो वो टकले के हिसाब से काउंट होगी, मतलब हेयरलेस, ठीक है। तो वहां पे ये रहेगा कि आपने अगर कोई भी पर्सन को देखा और उसके सबसे पहले हेड को देख रहे हो। इसी तरीके से वेबसाइट जब भी ओपन होती है तो उसमें सबसे पहले हेडर ओपन होना चाहिए, और हेडर में क्या रहता है, सबसे पहली चीज आ जाती है वो है लोगो,
फिर आता है मेन्यू, फिर आता है कुछ और भी अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, टॉप बार हो सकता है, स्लाइडर हो सकता है उसके जस्ट नीचे। इस तरीके से वो सारी चीज आपकी रहती है, ठीक है। अब वो किस तरीके से कि अगर जैसे कि आपने एक वेबसाइट ओपन हुई, वेबसाइट ओपन होते ही मान लीजिए इसका एड्रेस, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सर्च का बार हो गया या कोई भी इस तरीके का कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगा कि हाँ ओके, इस वेबसाइट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लोगों से आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी का नाम क्या है। मान लीजिए एबीसी कंपनी का नाम है, तो इसका लोगो है वो किस डिजाइन से डिफाइन किया गया है, मेन्यू कौन कौन से मतलब कौन कौन से पेज पे तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं उसके हेडर के ऑप्शन से ही, ठीक है। और फिर सर्च कुछ करना हो तो हम क्यू पे सर्च के बटन पे क्लिक करके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप कुछ इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले करवानी हो, माय अकाउंट जैसा बटन कुछ हो तो टॉप बार में आप मेन्यू न्यूज़ दिखा सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक दिखा सकते हैं, अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है स्लाइडर। तो ये चीज रहती है कि आप इसके अंदर जो भी चीज यूज करें वो एकदम ऑप्टिमाइज यूज करें। अब जैसा कि अगर आपकी वर्डप्रेस वेब फाइल यूज की है, तो यहाँ पे जो लोगो रहेगा वो अगर आप 5000 पिक्सल का भी रख दो तो भी यहाँ पे वही दिखेगा 250 बाई 250 का। रीजन क्या है कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसे क्रॉप करके या कंप्रेस करके या रिसाइज करके इसे क्रिएट करता है 250 बाई 250 पिक्सल का। तो मतलब ये रहेगा कि अगर आप लोगो सेट कर रहे हो और आपकी लोगो की साइज इतनी है तो रिकमेंडेड करूंगा कि उसको पहले से ही रीसाइज करके उस साइज में ले आइए जहाँ पे लोगो की डेप्थ और साइज दिख रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके लोगो की साइज है 250 बाई 90 पिक्सल, तो आप अपने लोगो को ट्राई कीजिए 250 और 90 पिक्सल के आसपास आप उस लोगो को रीसाइज करके फिर ही सेटअप करें। क्योंकि 5000 बाई 5000 पिक्सल का इमेज कम से कम 1 MB का तो होगा ही होगा कंप्रेस करके, लेकिन ये 100 KB के अंदर आ जाएगा कंप्रेस करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब आप जिस तरीके से हेडर को फुली ऑप्टिमाइज करते हो वो डिपेंड करता है आप पर कि कस्टमर आपके हेडर को देख के कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर सर पे टकला बाल नहीं है तो जाहिर सी बात होगी कि आपको उसका चेहरा थोड़ा ऑड इवन लग सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो हस्ती कैसी है, वो डिपेंड करता है। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट आप ओपन करोगे, हेडर बिना काम का होगा तो भी आपको उस वेबसाइट पे काम करना ही करना है, क्योंकि उस वेबसाइट पे वही पर्सन जाता है जिसको जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट वेबसाइट हुई, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, तो वहां पे आप देखोगे कि यार बहुत अट्रैक्टिव चीजें दिखा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो कस्टमर आ रहा है उसे कन्विंस करने का तरीका एक वेबसाइट ही है, ठीक है। तो उस तरीके से रहता है हेडर का। हेडर के ऑपोजिट चलते हैं फुटर, जो कि सबसे नीचे अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं फुटर। फुटर के अंदर क्या चीज रहती है, पहली रहती है कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉलम रह सकते हैं, इस तरीके से कॉपीराइट बार हो सकता है, फिर मान लीजिए कॉपीराइट बार, ठीक है। फिर डेवलप बाय अगर आपको लिखवाना हो तो वो भी आप लिखवा सकते हो, ज्यादातर लिखा हुआ रहता है डेवलपमेंट बाय। यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ई कॉमर्स हुआ तो पेमेंट ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, कि मतलब पेमेंट हम किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्ड वगैरह सारी चीज डिस्प्ले रहती है। कॉलम्स के अंदर पहले मान लीजिए लोगो दिख गया, उसका एड्रेस दिख गया, तो कोई भी मेल आईडी सोशल मीडिया के हो गया। फिर कोई कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यूजफुल लिंक लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया इंफॉर्मेटिव, यहाँ पे न्यूज़लेटर का कॉलम डाल दिया। कुछ इस तरीके के कॉलम जिसमें यूजर सबसे नीचे अगर जा रहा है तो उससे एक ऐसी लिंक्स मिलनी चाहिए जो एकदम अलग तरीके से रहती है, जैसे टर्म एंड कंडीशन हो गई, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो शिपिंग रिफंड की पॉलिसी, माई अकाउंट का डेटा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। फिर अगर आप न्यूज़लेटर का कॉलम भी डाल सकते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि आप एक मेल का कॉलम रहेगा, आप जस्ट मेल डालिए और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट नया कुछ आएगा तो वो उसको मेल के थ्रू आप पे सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज आपकी उसके अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा फिर नेविगेशन, साइट नेविगेशन एंड प्लेटफॉर्म, ये दोनों चीज एक तरीके से ही है।
लेकिन अलग अलग। नेविगेशन का मतलब है कि अगर आप एक पेज पे हो और आपको पता करना है वो कहाँ पे है, तो ये ज्यादातर आपको ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट के लिए सबसे हेल्पफुल काम रहता है। अब ई कॉमर्स में किस तरीके से कि आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो ई कॉमर्स में मान लीजिए पहला ऑप्शन हो गया कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर मेन, मेन के अंदर शूज, शूज के अंदर कैजुअल शूज, और इसका ही एक पॉइंट हो गया स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, तो मतलब शूज के अंदर ही पहला पॉइंट है कैजुअल और स्पोर्ट। तो अगर मैंने स्पोर्ट पे स्पोर्ट शूज ओपन किया तो मुझे पता होना चाहिए वहां पे एक ऐसा नेविगेशन होना चाहिए कि अगर आप जिस कैटेगरी में अवेलेबल हो वो शूज के अंदर है और शूज की कैटेगरी मेन के अंदर है, तो वहां पे यूजर चाहता है कि मुझे स्पोर्ट शूज के अलावा कोई और शूज की कैटेगरी देखनी है, तो वो शूज पे क्लिक करेगा तो उसे बाकी की कैटेगरीज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, कैजुअल, स्पोर्ट्स वगैरह सारी कुछ पार्टी। फिर उसे लगा कि ओके शूज नहीं, मुझे चाहिए अपनी मेन की कैटेगरी में कुछ और, तो वो जैसे ही मेन पे जाता है तो उसे वहां पर शूज दिख गया, तो जैसे शूज दिख गया तो फिर दूसरी चीज आपको वहां पे दिख जाएगी टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी कितने भी तरीके के और उनके अंदर अंदर कैटेगरी, तो वहां पे आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी चीज रहती है वो इस तरीके से नेविगेशन रहना चाहिए। फिर बात आती है साइट नेविगेशन और ब्रेड क्रम्स की। तो साइट नेविगेशन और ब्रेड क्रम एक तरीके से स्ट्रक्चर डेटा रहता है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपने ये मेंशन करवाया उस नेविगेशन के अंदर की, ये जो स्पोर्ट शूज है वो इस तरीके से लिखा हुआ है मेन शूज, और आप हो यहाँ पे स्पोर्ट शूज में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे शूज पे तो आप डायरेक्टली इसमें से यहाँ आ जाएंगे, और मेन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो बैकएंड में क्या रहता है कि आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम सेट करना रहता है कि जब भी सर्च इंजन को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली वो जिस कैटेगरी में जा रहा है वो कैटेगरी दो कैटेगरी से मिलकर आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली मेन से आप स्पोर्ट शूज पे नहीं जा सकते, लेकिन शूज स्पोर्ट शूज से आप डायरेक्ट मेन पे भी आ सकते हैं और शूज कैटेगरी पे भी आ सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन करवा रही रहती है। और ब्रेड क्रम का यूज सर्च इंजन करता है कि जैसे कि आपने ये इस तरीके से सिलेक्ट बनाया, ठीक है, तो सर्च इंजन जब आपके क्रॉलर को क्रॉल करता है तो उसे ये पता है कि यहाँ पे जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट शूज की है और यहाँ पे वेबसाइट है abc.com, ठीक है। तो वो चाहेगा कि इसे कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज करे, तो आप ब्रेड क्रम पे सेट करवा दोगे कि जब भी abc.com को लिखे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाए। abc.com के अंदर मेन कैटेगरी है, मेन के अंदर शूज है, शूज के अंदर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा कि जब भी आप कोई पेज को ओपन करोगे तो वहां पे जस्ट डायरेक्टली आपको ऐसा सिंबल मिल जाएंगे एरो के। तो एरो के सिंबल का मतलब है कि इस कैटेगरी के अंदर वो चीज है। स्लैश में क्या है कि यूआरएल स्लग जैसा कुछ दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको एरो दिख रहा है तो वो हो गया ब्रेड क्रम और स्लैश का मतलब स्लग। तो ये इस तरीके से अलग अलग डिफाइन किया गया है कि नेविगेशन का मतलब है आप एक पेज के अंदर ओपन है तो इस तरीके से है, लेकिन अगर वहीं पे अगर आप साइट नेविगेशन में आपको ब्रेड क्रम सेटअप करना चाहिए, ठीक है। ये किस तरीके से करते हैं वो स्ट्रक्चर डेटा जो कि टेक्निकल एसईओ के अंदर आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर बाद में बात आती है लास्ट पॉइंट है वेबसाइट स्ट्रक्चर का, वो है HTML साइट मैप। फुटर के अंदर भी इसकी लिंक दे सकते हो। मान लीजिए किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया और फुटर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है साइट मैप, ठीक है। तो साइट मैप लिखा हुआ है मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो कि यहाँ पे यूज हो रही है। तो साइट मैप का मतलब है एक वेबसाइट के अंदर जितने भी टोटल पेजेस है ना, अब यहाँ पे एसईओ के अंदर तो एक्सएमएल साइट मैप आता है, लेकिन यहाँ पे एचटीएमएल साइट मैप का मतलब है कि जब भी अगर साइट मैप दो तरीके का होता है, एचटीएमएल और एक्सएमएल भी। एक्सएमएल होता है सर्च इंजन के लिए और एचटीएमएल रहता है यूजर के लिए। तो यूजर अगर एचटीएमएल साइट मैप के कोई भी पेज पे आ गया, मान लीजिए आपकी वेबसाइट के यूआरएल है abc.com/sitemapp, सिर्फ इतना ही लिखा,
आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको ऐसे कॉलम दिख सकते हैं या कैटेगरी दिख सकती है, कुछ भी इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मेन हो गया तो मेन के अंदर शूज होगा, ठीक है, शूज के अंदर स्पोर्ट्स हो गया, कैजुअल हो गया, फिर वापस आ जाएगा टी शर्ट, टी शर्ट के अंदर फिर आ जाएगा स्पोर्ट्स कैजुअल जो भी, फिर आ गया शर्ट के अंदर आ गया, या फिर वॉचेस हो गई, बेल्ट हो गया, किसी भी तरीके की एसेसरीज हो गई, इस तरीके से। फिर वुमन की कोई कैटेगरी, तो मतलब साइट वेब के अंदर आप वो सारे वेब पेजेस दिखा देंगे जो कि अवेलेबल है इस वेबसाइट के अंदर। मतलब इस वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेज अवेलेबल है, चाहे वो कैटेगरी है या पेज है, वो सारे के सारे आप HTML साइट मैप में दिखा देंगे, ताकि वहां से आपको जब भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कैटेगरी चाहिए, वहां पे आप डायरेक्टली उस पर विजिट कर सकते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, तो वो चीज है वेबसाइट लोडिंग स्पीड। वेबसाइट लोडिंग स्पीड का पूरा जो पॉइंट रहेगा वो आपको टेक्निकल एसईओ में ही देखने को मिलेगा, या फिर टूल्स में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। वेबसाइट लोडिंग स्पीड के बारे में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ही दूंगा, कि वेबसाइट लोडिंग स्पीड ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली जब हम करने जाएंगे तो उसमें ही मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस तरीके से आपको वेबसाइट में डिफाइन करवानी रहती है। तो वेबसाइट की स्पीड दो तरीके से काउंट होती है, एक डेस्कटॉप और एक मोबाइल। मोबाइल में आपका मोबाइल सर्वर, मोबाइल नेटवर्क हो गया, या जिस भी डेटा को आप यूज कर रहे हैं उस तरीके से। डेस्कटॉप में भी वही है कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। तो उसके अलावा मैंने आपको अगर नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बताऊंगा लोडिंग स्पीड में कि अगर एक इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, अगर आपको एक किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट लोड हो रही है आपके पूरे ब्राउजर में, तो वो कितनी बार ब्राउजर सर्वर से कनेक्ट होता है, ब्राउजर किस से कनेक्ट होता है, वगैरह सारी चीज। क्योंकि आप अगर एक वेबसाइट को लोड करवाने के लिए अगर वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको चाहिए एक इंटरनेट, तो वैसे ही सर्वर को भी कुछ चीजें चाहिए कि उस तरीके से वो एक वेरीफाई कर सके कि ये वेबसाइट कहाँ पे लोड करवानी है, कौन सा ब्राउजर है, किस तरीके से, कौन सा इंटरनेट है, उस तरीके से आपको वो सारी चीज रहती है। मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दूं तो सर्वर का क्या यूज है कि जैसे कि अगर यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए कुछ ऐसी वेबसाइट है जैसे टिकटॉक बैन है, तो आप टिकटॉक की वेबसाइट ओपन करोगे डायरेक्टली आ जाता है कि ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो सकती। मतलब सर्वर ने जैसे ही ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया तो उसे पता चला कि ये इंडिया से वेबसाइट लॉग इन हो रही है, ठीक है, और इंडिया में लोड करवाने के लिए इस वेबसाइट को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा। तो जो इतने भी ISP रहेंगे वो कह देंगे कि सॉरी वी डिडंट एक्सेप्ट दिस URL, तो उस तरीके से वो रिटर्न पे एक आंसर आ जाएगा ISP के थ्रू कि ये गवर्नमेंट में वेबसाइट बैन है। लेकिन अगर आप VPN यूज करके करते हो तो वहां पे वो वेबसाइट ओपन हो रही है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एक कहीं आपका ISP किसी सर्वर को दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पे वो चीज डिस्प्ले करवानी रहेगी, ठीक है। वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रहता है, आप एक प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट जब तक आपको वो ब्राउजर ओपन है, ठीक है। क्लास लंबी नहीं हो इसलिए आज का टॉपिक यही रखेंगे, इतना ही। बाकी वेबसाइट लोडिंग स्पीड के बारे में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा स्क्रीन पे, तो उसमें आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एक वेबसाइट के लिए अलग पॉइंट है तो दूसरी वेबसाइट के लिए बिल्कुल अलग पॉइंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो डिपेंड करता है वेबसाइट कैसी है। तो वहाँ पे हम ये भी करेंगे, एक टेक्निक स्टैटिक वेबसाइट लेंगे जो कि सर्विस से रिलेटेड है, ई कॉमर्स रिलेटेड लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने तरीके के एलिमेंट वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलरिया आपसे विदा लेता हूँ।